सो प्रीवियस सेशन में हमने इंड AS 16 कंप्लीट किया था बेटा, और इंड AS 16 किया था अपना PPE, राइट। PPE हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू इंड AS एंड दैट इज बोरोइंग कॉस्ट, विच इज इंड AS 23. इंड AS 23 which is borrowing cost. राइट। अब ये अगेन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के आपके इंटरमीडिएट में भी आप कर चुके हो, विच वॉज AS 16, राइट। तो उस पर बात नहीं करते हैं, ऐसे समझ के चलते हैं कि आपको फिलहाल कुछ नहीं आता है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट। बोरो करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको बोरोइंग कॉस्ट बोलेंगे, एकदम इजी भाषा में, राइट। तो बोरो क्या करते हैं, कहने से एक लोन बोरो करते हैं, राइट। हम लोन बोरो करेंगे और वो लोन पे हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं, राइट। वी पे इंटरेस्ट, वी पे इंटरेस्ट, राइट। तो अब बात क्या चालू है कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट आप पीएल में ट्रांसफर करते थे? यस। तो बेसिकली अगर एक नॉर्मल पेमेंट एंट्री बोलो तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी? तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट टू बैंक, राइट, इंटरेस्ट टू बैंक। और क्या ये इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में जाना चाहिए? यस। तो आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट, और इसको हम ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। एक नॉर्मल ट्रांसफर एंट्री क्या रहेगी इसकी? तो यू विल से पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। परफेक्ट, यस। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं बेटा कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ खर्चे पीएनएल में जाएंगे, कुछ इंटरेस्ट जाना चाहिए, लेकिन सारा इंटरेस्ट यहां जाएगा ऐसा नहीं है। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। अब वो क्वालिफाइंग एसेट क्या रहता है ये थोड़ी देर में बात चलेगी। अपनी बात चालू हुई, ये इंटरेस्ट जो है ना, इसको आप खर्चा मत पकड़ो, इसको भी कैपिटलाइज करो। इन शॉर्ट आप एसेट के कॉस्ट को ऐड करो, तो यहां पे आ जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट। तो बेसिकली अब जो हम बात चालू है कि कुछ खर्चा आपका पीएल में जाएगा, लेकिन कुछ खर्चा आप एसेट को चार्ज करोगे। अब वो कौन सा एसेट है जिसको चार्ज करेंगे ये आपको सीखना है, राइट। सो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट जो है इसके दो पार्ट्स हमने कर दिए। एक जाएगा पीएनएल में, जो खर्चा है, जो आपने आज तक सीखा है कि इंटरेस्ट सर पीएनएल के डेबिट में जाता है, बिल्कुल सही है। अब मैं पीएनएल डेबिट में नहीं बोलते हुए आपको ये इंटरेस्ट बोल रहा हूं, आप क्या करो, एसेट का कॉस्ट पकड़ लो। ये जो बैलेंस शीट रहेगा, बैलेंस शीट में आप क्या करो, एसेट को ऐड कर दो। इन शॉर्ट एसेट को कैपिटलाइज करो, क्लियर। वो जो खर्चा है उसको कैपिटलाइज करो, ये इंड AS 23 का मतलब है। नाउ कम्स द क्वेश्चन, सर ये बोरोइंग कॉस्ट में कौन सा ऐसा एसेट है जो आपको कैपिटलाइज करने का मौका देगा? तो रूल बहुत क्लियर है। अगर एक एसेट एक सब्सटैंशियल पीरियड ले रहा है, सब्सटैंशियल पीरियड ले रहा है to get ready for its intended use, to get ready for its intended use, मतलब कोई ऐसा एसेट जिसको बनने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं। अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं तो बिल्डिंग बनाने के लिए सीधी बात है मुझे बहुत पैसा लगेगा, और बहुत पैसा लगेगा तो वो पैसा मैं कहां से लाऊं? सीधी बात, मैं लोन लूंगा। तो वो लोन पे जो ब्याज हम पे कर रहे हैं, क्या वो बनने का खर्चा है? द आंसर इज यस। क्या वो लोन लेके ही मैं एसेट बना रहा हूं? यस। तो यहां पे अगर वो एसेट को बनाने के लिए आपको एक सब्सटैंशियल पीरियड लग रहा है, अब सब्सटैंशियल पीरियड कितना है ये कभी डिफाइन हुआ नहीं है। आइडियली हम 12 महीने पकड़ते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि 12 महीने ही रहना चाहिए। इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो, इट मे बी 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। इफ द मैनेजमेंट फील्स दैट ये सब्सटैंशियल पीरियड है तो वो सब्सटैंशियल पीरियड है, राइट। तो यहां पे रूल ये है कि अगर कोई एसेट को बनने में टाइम लगेगा और वो बनने के लिए आपने लोन लिया है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है ना, वो भी आप एसेट को चार्ज करो, ना कि पीएनएल में ट्रांसफर करो। तो ये इंड AS सिर्फ इसके लिए बनाया गया है, राइट, कि यू हैव टू चार्ज दैट इंटरेस्ट कॉस्ट टू द एसेट एंड नॉट टू द पीएनएल, राइट। इसके लिए ये चीज बनाई गई है। क्या लॉजिक क्लियर है? यस। अब सवाल उठता है कि ये एसेट को हम क्या बोलते हैं? तो ये एसेट को हम बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। ये एसेट को हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग का मतलब होता है ये कैपिटलाइज होने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो कौन सा क्वालिफाइंग एसेट नहीं रहेगा? द एसेट विच इज परचेस्ड। मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक कार लिया, कार परचेस करने के लिए आई टोक अ लोन ऑफ 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो क्या वो 20 लाख पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगा? द आंसर इज यस, आई विल पे। तो क्या वो 20,000 का जो इंटरेस्ट है वो कार के कॉस्ट में ऐड होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने वो कार खरीदा, वॉज इट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज? द आंसर इज यस।
तो वो तो रेडी था ना, रेडीमेड को परचेस को नहीं होता है, वो एसेट को बनने में टाइम लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर वो एसेट आप खुद बना रहे हो और उसके लिए लोन लिया जा रहा है तो उसका जो ब्याज रहेगा उसको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा, राइट। तो यहां पे द वर्ड इज क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट को डिफाइन कैसे किया है? एन एसेट विच टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट trying to capitalize the borrowing cost, which is nothing but the interest, right? borrowing cost अगर हम बात करें, आप लोग लिख सकते हैं अभी borrowing cost Ind AS 23, Ind AS 23, right? एक नॉर्मल इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या रहती है? इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री, तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री रहती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। एंड जो ट्रांसफर एंट्री रहेगी, जो ट्रांसफर एंट्री, वो एंट्री क्या रहेगी? इट विल बी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली अगर आपने एग्जांपल दे रहा हूं 1000 रुपए इंटरेस्ट पे किया तो पूरा 1000 पीएनएल में जाएगा या थोड़ा बहुत एसेट को भी चार्ज करना है, वो अपने को चेक करना है। लेकिन ये एसेट ने कौन सा एसेट होना चाहिए? क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। ये एसेट ने कौन सा होना चाहिए? क्वालिफाइंग। तो इस एएस में अपन सिर्फ इसकी बात करेंगे कि ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, और अगर है तो इंटरेस्ट कितना हम उसको एसेट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। दिस इज द ओनली पॉइंट इन दिस एएस, राइट? क्वालिफाइंग एसेट। एंड व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? एन एसेट which takes substantial period of time. You can write this, an asset which takes substantial period of time, substantial period of time to get ready for its intended use, to get ready for its intended use। जो यूज के लिए आपने ये एसेट लिया था, सॉरी ये जो लोन लिया था, अगर जब तक वो रेडी नहीं होता है तब तक का कॉस्ट मैं आपको कैपिटलाइज करने दूंगा। तो इस एएस में सिर्फ यही पढ़ना है अपने को। अब जिन्होंने इंटर लेवल में एएस 16 बहुत अच्छे से पढ़ा था उनको ये एएस थोड़ा इजी जाएगा वैसे भी, जिन्होंने एएस 16 अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिमिलर है, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, कुछ पॉइंट अलग भी है, ठीक है, वो अलग भी हमको देखना है। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ एएस 16 आपने नहीं किया था तो बेसिक बात भी हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? एन एसेट व्हिच टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, राइट। तो इसके एग्जांपल क्या कह सकते हैं? तो आई कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ, कैन आई से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या फिर प्लांट एंड मशीनरी, या फिर फैक्ट्री शेड, या फिर और कोई भी एसेट जिसको बनने में टाइम लगा, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट इज नॉट क्वालिफाइंग, परचेज ऑफ एसेट इज नॉट क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग नहीं है, नॉट अ क्यू है। इसका इंटरेस्ट पीएनएल में ही जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो रेडीमेड था। लेकिन इस पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? एग्जाम्पल, अभी ऐसा हो गया ना कि कार में घूम घूम के मैं बहुत परेशान हो गया, अभी अपने को जेट में घूमना है, तो मैंने ऑर्डर दिया, रोहित को ऑर्डर दिया, रोहित मेरे लिए एक जेट बना दो। अब आपको लगता है कि वो एक दिन में जेट बना के देगा मुझे? नहीं, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं बनेगा, इट विल टेक, उसका बिजनेस भी है तो इट विल टेक लेट्स से 2 years टाइम, राइट। तो अब मैंने रोहित को बोला भाई जेट का कॉस्ट बता कितना दूंगा, तो सीधी बात है वो क्या बोलेगा, सर जेट बनाने में 2 साल टाइम लगेगा और लेट्स से ये जेट बनाने में 5 करोड़ का खर्चा है, कॉस्ट है, ठीक है, 5 करोड़ का कॉस्ट है। तो उसने बोला सर कुछ एडवांस लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 2 करोड़ का और इसको एडवांस पे कर दिया, और मैंने कहा तू जेट का काम चालू कर, 2 साल लगेंगे, 5 करोड़ का है ना, 5 करोड़ प्लस जो भी तेरा प्रॉफिट रहेगा वो तुझे दे दूंगा, राइट। तो मैंने 2 करोड़ का लोन लिया। नाउ कम्स द क्वेश्चन, मैं तो एसेट अक्वायर कर रहा हूं, मैं तो परचेस कर रहा हूं ना ये, ठीक है, और मैंने फिलहाल एडवांस पे किया इसको 2 करोड़ पे लोन लेके। प्लीज बताइए ये 2 करोड़ पे जो ब्याज लगेगा इंटरेस्ट, इसको कैपिटलाइज करने का मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? प्लीज बताइए, विल यू कैपिटलाइज दिस इंटरेस्ट और नो? आराम से सोच के बताओ मुझे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं। कैपिटलाइज होगा, ओके, एक आंसर मिला, कैपिटलाइज होगा, बाकी सब
करना चाहिए। अभी सोचो, एक बहुत सिंपल सी बात है, फिर अगर मान लेते ये जेट नहीं रहता, बिल्डिंग रहता, तो बिल्डिंग कौन सा मैं खुद ईट कर लगाता हूं वहां पे, मैं भी तो कॉन्ट्रैक्टर थ्रू करता हूं ना, राइट। तो उसी तरह अगर मैं एसेट खुद बनाता, जो मैं खुद बना नहीं पा रहा हूं, मैं किसी और को काम पे लगा रहा हूं कि तू बना, तो कहने से ये एसेट अक्वायर करने के लिए भी मैं लोन ले रहा हूं, लेकिन इट इज टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, रेडीमेड नहीं है वो, बनने के लिए टाइम लग रहा है, राइट। तो ये वाला इंटरेस्ट भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो आप ये नहीं बोलोगे कि 5 करोड़ में बढ़ा, इसका जो भी ब्याज लगा जब तक वो रेडी नहीं होता है तब तक आप कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन, अक्वायर करने में भी आप कर सकते हो। मतलब इफ यू आर पेइंग एडवांस टू मेक द एसेट, नॉट टू परचेज द एसेट, टू मेक द एसेट, तो वो टाइम पे भी वो क्वालिफाइंग एसेट होगा, राइट। तो मैं यहां लिख रहा हूं एडवांस टू सप्लायर टू मेक द एसेट, द रूल इज टू मेक द एसेट नॉट टू परचेज द एसेट। समझ में आ रहा है? तो अगर एसेट बनाने के लिए लग रहा है आपको, तो उसका जो खर्चा रहेगा वो भी आपको कैपिटलाइज करने का मौका देना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? तो आप कंस्ट्रक्ट करो, प्रोड्यूस करो, जो भी है, या फिर आप एडवांस दो, आपको वो एसेट को कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा, राइट। नाउ कम्स द क्वेश्चन, कितना कितना। तो एक नंबर लाइन पे मैं आपको 3-4 पॉइंट समझाता हूं, अच्छे से समझना नंबर लाइन पे, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। तो यहां पे ऐसा हुआ, 1 अप्रैल 2017 के दिन मैंने एक लोन लिया, took a loan for rupees, let's say 80 lakhs at the rate 10% per annum, इसको 12 कर देते हैं, 12% पर annum। प्लीज बताइए साल भर का ब्याज कितना होगा? तो आप बोलोगे 9,60,000। आ रहा है क्या? 80,000 पे 12%, 9,60,000 बराबर। एंड इमीडिएटली स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, इमीडिएटली स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, मैंने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे 31 मार्च 18 पे आपका बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, चल रहा है, अब तक कंस्ट्रक्शन चालू है। तो आपने यहां पे जो 9.6 लाख पे किया, क्या इसको कैपिटलाइज करोगे आप? यस। क्यों? क्योंकि अब तक बना नहीं है बिल्डिंग। ओके। 31 मार्च 19 में, 31 मार्च 19 में आपने यहां पे भी 9.6 लाख पे किया, अभी भी ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। क्या ये 9.6 को भी कैपिटलाइज करोगे आप? यस, कैपिटलाइज करो। मतलब इसको पीएनएल मत जाना दो, इसको एसेट का कॉस्ट बोलो, बिल्डिंग का कॉस्ट बोलो, राइट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो। इसके बाद 31 मार्च 20 में फाइनली ये कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। तो ये जो 9.6 है, कंप्लीट होने तक मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा, बस। इसके बाद क्या ये रेडी हो गया फॉर इट्स इंटेंडेड यूज? द आंसर इज यस, ये रेडी हो गया, राइट। लेकिन मैंने लोन रिपे नहीं किया। क्यों नहीं रिपे किया? बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन बेचने के लिए टाइम लगेगा। मैंने बहुत सारे फ्लोर्स बना दिए, फ्लैट्स बना दिए, और फ्लैट बना के बेचने को टाइम लगेगा, पैसा आएगा तो बेचो, राइट। मैंने लोन रिपे नहीं किया, कंप्लीट हो गया। क्या यहां पे भी आपको 9.6 लगता रहेगा? जब तक आप रिपे नहीं करोगे तब तक लगता रहेगा, लेकिन क्या ये कैपिटलाइज करने का मौका मिलेगा? द आंसर इज नो। आपने मान लेते हैं आपने रिपे किया यहां पे 31 मार्च 21 में, तो ये 9.6 कहां जाएगा? इसको पीएल में ही मानेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दैट मीन्स रूल बहुत क्लियर सा है, कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। स्टार्ट होगा जिस दिन आपने खर्चा करना स्टार्ट किया, जिस दिन आपने खर्चा करना स्टार्ट किया उस दिन से स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा? जब वो रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो सकता है कि वो लोन पेंडिंग पड़ा हो, लोन आपने रिपे नहीं किया। मैंने लोन रिपे करने की बात ही नहीं किया यहां पे। इनफैक्ट मैंने तो ये भी नहीं बोला कि 9.6 पे करो, आपने पे नहीं भी किया होगा, पेएबल होगा तो भी आप ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दैट मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, और इसको हम बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? द बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड टिल द एसेट इज कंप्लीटेड। एक बार कंप्लीट हो गया फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, आफ्टर दैट जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको आप पीएल में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट। सो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, क्या ये डायग्राम एकदम क्लियर है? राइट, ओके। अब सेकंड डायग्राम की बात करते हैं, प्लीज सेकंड डायग्राम पे ध्यान देना। ये सब केस स्टडी बेस्ड है, ये सब केस स्टडी बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिक्स होके आते हैं, तो प्लीज ध्यान देना। मैंने 1/4/19 के दिन लोन लिया, टुक अ लोन
ऑफ रुपीज 80 lakhs एट द रेट 9% पर एनम। प्लीज बताइए 9% के हिसाब से ब्याज कितना बनता है? यस 720 आ रहा है, राइट। अब 720 आप साल भर का पे तो करोगे, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन ना यहां पे स्टार्ट किया 1719 में। आई स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन और 31 दिसंबर 2000 31 मार्च 2020 तक ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। तो प्लीज बताइए क्या आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया 7,20,000? यस और नो? यस। ये 3 महीने का क्या करना चाहिए प्लीज बताइए? इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? द आंसर इज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फॉर द सिंपल रीजन, लोन लेना ये कैपिटलाइजेशन नहीं है। लोन लगा कहां वो चेक करो। तो ये 3 महीने तो आपने यूज ही नहीं किया, तो इसका जो आंसर है ये 3 महीने का, ऑल्दो आपने इंटरेस्ट पे किया लेकिन ये पीएल में जाएगा। लेकिन ये वाले 9 मंथ्स को क्या आप कैपिटलाइज कर सकते हो? द आंसर इज यस, यू कैन कैपिटलाइज। मतलब ये 9 महीने को, तो आपके हिसाब से 720 का आंसर कितना आएगा? ये आएगा 1,80,000 और ये कितना आएगा? 5,40,000 इज द पॉइंट क्लियर। तो बेसिकली 1,80,000 आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल में और 9 मंथ्स का आप कैपिटलाइज करोगे। क्या ये बेसिक पॉइंट क्लियर है? राइट। आप ये नंबर लाइन बना सकते हो बेटा साथ साथ में। और जब आप रिवाइज करोगे ये नंबर लाइन आपको ज्यादा इजी रहेगा रिवाइज करने के लिए। अब मैं ये नंबर लाइन पे आपको 5-6 अलग अलग केसेस इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको समझेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पूरे चैप्टर में, पूरे इंड एएस में 23 में आपको सिर्फ ये चेक करना है कितना कैपिटलाइज करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट लेट मी नो व्हेन सम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। अब अलग अलग केसेस देखो प्लीज ध्यान दीजिए। 1417 को मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, लेकिन लोन लिया मैंने 17 को, टोक अ लोन ऑफ रुपीज 40 lakhs एट द रेट 10% पर एनम। प्लीज बताइए कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा? 1417 से या 1717 से? 1717 से। सीधी बात है, मैंने लोन लिया नहीं ना उसके पहले, तो ये 3 महीने का तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, तो सीधी बात है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की। इंटरेस्ट जब से लगेगा तब से कैपिटलाइज होगा ना, राइट। तो किस दिन से कैपिटलाइज करोगे आप? इस दिन से। मतलब हमेशा आप ये नहीं बोलोगे सर जब से काम चालू होगा तब से,
काम पहले चालू हो गया, लोन बाद में लिया गया, तो जिस दिन लोन लेंगे, इन शॉर्ट कहने से विच एवर इज लेटर, लोन लो या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, जो लेटर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप देखो कि उल्टा किया था मैंने, इसके पहले उल्टा किया था, मैंने लोन पहले ले लिया लेकिन काम बाद में चालू किया, तो जिस दिन चालू हुआ उस दिन से मैंने कैपिटलाइज करना स्टार्ट किया। इसमें कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट हो गया लेकिन लोन बाद में लिया, तो स्टार्ट कहां से करेंगे कैपिटलाइजेशन, ये जो मैंने राइट किया वहां से। क्लियर है? ओके, अब एक ट्विस्टेड क्वेश्चन देता हूं, प्लीज ध्यान देना, 2-3 ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। वन 417 को मैंने लोन लिया, लोन टेकर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। 1617 को मैंने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पे किया, ये जो लोन लिया था ना मैंने, उसमें से मैंने क्या किया, एडवांस पे किया कि भाई काम चालू कर, तो उसने बोला हाँ सर करते हैं, और फाइनली 17 को उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। प्लीज बताइए हम कैपिटलाइज कब से करेंगे, लोन लेने से, एडवांस पेमेंट से, या कंस्ट्रक्शन जिस दिन हुआ उस दिन से? थिंक ऑफ इट, आराम से सोचो और फिर बताओ। देखो लोन लिया तो ब्याज तो भरना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है, तो मैं कैपिटलाइज कब से करना स्टार्ट करूं वो बात चालू है अपनी। व्हेन टू स्टार्ट विद द कैपिटलाइजेशन? 16 कितना? यस 17, द आंसर इज 17 एंड नॉट 16। मैंने सिर्फ एडवांस पे किया है, उसने काम स्टार्ट नहीं किया, जिस दिन वो स्टार्ट करेगा उस दिन से, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट लेके आता है, वन 417 को उसने लोन, हमने लोन लिया, लोन टेकन, लोन तो लिया हमने, राइट। 16 को हमने एडवांस भी दिया, एडवांस पेमेंट भी हुआ उसको, प्लस उसने यहां पे टेक्निकल काम चालू कर दिया, टेक्निकल वर्क स्टार्टेड। टेक्निकल वर्क मतलब क्या, अब जैसे बिल्डिंग बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट वगैरह कि कितना आएगा, कितना फ्लोर, आर्किटेक्ट वगैरह जो भी पार्ट रहेगा, उसने वो काम चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो साइट पे 17 को ही आया, यहां पे एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। प्लीज बताइए अब मैंने कहां से स्टार्ट करना चाहिए, 17 से या 16 से? थिंक, ये बहुत जरूरी है, एक महीना भी ऊपर नीचे हुआ तो खत्म हो जाता है, वहां पे आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है। थिंक ऑफ इट, कंस्ट्रक्शन आज भी 17 को स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पे टेक्निकल वर्क चालू हो गया था। अब बताओ टेक्निकल वर्क कंस्ट्रक्शन में आएगा या नहीं आएगा, सोचो। आइडियली आना चाहिए क्योंकि काम तो चालू हो गया ना, काम चालू हो गया, बिल्डिंग का काम चालू हो गया। जब तक मैं पूरा वो आर्किटेक्चर का काम नहीं करूंगा तब तक मैं बनाऊंगा कैसे, सीधा जाके थोड़ी बोलूंगा लेबर हाँ तो एक काम कर बना, मैं नक्शा बाद में देता हूं तेरे को, ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो हमने टेक्निकल वर्क यहाँ स्टार्ट कर दिया तो उसी दिन से काम चालू हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस, ये नंबर लाइंस बनने चाहिए बेटा जल्दी जल्दी आपके। तो यहाँ पे जिस दिन एक्चुअल काम चालू हुआ वो नहीं देखता, टेक्निकल काम चालू हो गया मतलब एक्चुअल में वो कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, राइट। दिस इज द पॉइंट, और ये सब बुलेटिन्स में है, मतलब ये सब क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं इंड एएस में। यस दिया, हाँ हाँ बेटा, मैंने जैसे उसको पेमेंट दिया, मैंने कब बोला उसने काम चालू नहीं किया, मैंने पेमेंट दिया उसने काम चालू कर दिया, मैंने ये कभी नहीं बोला उसने काम चालू नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला मैंने एडवांस दिया, दैट्स इट। नहीं है तो आप अज्यूम करो, अज्यूम ये रहेगा, ऑब्वियसली एग्जांपल ये रहेगा कि उसने इमीडिएट काम चालू कर दिया। अगर आप बोलोगे नहीं सर हमें हमें ये अज्यूम नहीं करना है, तो फिर आप ऐसे कौन सी डेट अज्यूम करोगे कि उसने चालू किया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? दिस इज नॉट द बेटर अजम्पशन, राइट। तो अगर कुछ डेट नहीं दिया है तो जिस दिन मैंने एडवांस दिया उस दिन उसने काम चालू कर दिया। ओके जल्दी से बताइए, आई परचेज्ड अ लैंड, लैंड परचेज किया कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और जमीन लेने के लिए मैंने लोन लिया। प्लीज बताइए कैपिटलाइज करना है या नहीं करना? आई रिपीट अगेन, आई टुक अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो मैंने उसके लिए जमीन लिया और जमीन लेने के लिए मैंने लोन लिया। यस प्लीज।
नहीं होगा कैपिटलाइज, क्योंकि आपके लिए एक बात एकदम क्लियर है, लैंड इज सेपरेट एसेट, बिल्डिंग इज सेपरेट एसेट, लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता है, तो लैंड पे कैपिटलाइजिंग नहीं है, बिकॉज वो तो परचेज एसेट था ना, परचेज एसेट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, इज द पॉइंट क्लियर। तो यहां पे अगर मैं आपको एक और नंबर लाइन दूं, जस्ट 1 मिनट, यस, अगर मैं नंबर लाइन पे एक और एग्जांपल दूं आपको, 147 took a loan and purchased a land for office building या to construct office building। ठीक है, लोन लिया और जमीन खरीद लिया मैंने, और बाकी का जो पैसा लगेगा वो बिल्डिंग बनाने में काम आएगा, लेकिन मैंने 17 को स्टार्ट किया, 17 को स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको, जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उस दिन से आएगा। अब देखो थ्योरेटिकली ये है, लेकिन अब ऑब्वियसली ये मार्क्स देगा आपको, प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा, कहने से जिस दिन प्रैक्टिकली होगा मैं उसी दिन से मानना शुरू कर दूंगा। जमीन लिया, बिल्डिंग बनाना शुरू करो, मैं बोल दूंगा मैंने आर्किटेक्ट को पैसे दे दिया, वो काम चालू कर दिया, आइडियली मैं यहीं से कैपिटलाइज करना शुरू कर दूंगा, प्रैक्टिकली आपके पास कोई रोक नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आप बोलेंगे सर जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन से एक्चुअल में करना चाहिए, प्रैक्टिकली वो 114 से चालू हो जाता है, राइट, ओके। तो ये वाला एक नंबर लाइन भी हो गया। अब इसका आंसर दो मुझे, 1417 के दिन मैंने एडवांस पे भी किया और यहां टेक्निकल भी काम चालू हो गया, प्लस टेक्निकल वर्क स्टार्टेड। ठीक है, मैंने लोन लिया 1517 को और 1617 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एंड यहां पे लोन टेकन। अब बताइए 14 या 15 या 16? 15 बेटा, 14 से अपन बोल सकते थे, लेकिन चालू तो होने दो काम, मतलब लोन तो आना तो पहले, जिस दिन लोन नहीं आया, लोन ही नहीं आया तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो कंस्ट्रक्शन में कभी भी स्टार्ट करूं लोन लेने के बाद ही ब्याज कैपिटलाइज होगा, तो ऑब्वियसली 15 से आप कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट करोगे, इज द पॉइंट क्लियर? तो ये बहुत सारे केस सिनेरियोज मैंने आपको दे दिए कि फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट द इंटरेस्ट, राइट। तो ऐसे वो डेट्स देंगे आपको फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, या फिर वो एक बहुत बड़े क्वेश्चन में ऐसे 2-3 डेट्स दे देंगे आपको, तो आप कंफ्यूज होगे सर लोन इस दिन लिया, कंस्ट्रक्शन इस दिन स्टार्ट किया, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन से स्टार्ट करना है अपने को। या कभी और ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन पहले आता है लोन बाद में, तो लोन जो भी लेटर होता है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, ओके। तो ये वाले पॉइंट्स अपने को क्लियर हो गए, ठीक है। अब 2-3 और पॉइंट्स देता हूं, प्लीज ध्यान देना। मैं आपको बोल रहा हूं 1417 को मैंने लोन लिया, took a loan of rupees 40 lakh at the rate 10% per annum for construction of plant, for construction of plant, ठीक है। 31/12/17 को प्लांट रेडी हो गया एंड जो मैंने टोटल स्पेंड किया इसके ऊपर वो 30 लाख ही था, मतलब प्लांट बनाने में मैंने 30 लाख खर्चा किया, लोन कितने का लिया था 40 लाख का, लेकिन प्लांट बनाने में कितना लगा 30 लाख, और लोन रीपे यहां पे किया मैंने 31/3/18 में मैंने लोन रीपे किया,
लोन रिपे किया, ठीक है। लोन लिया 40 लाख का 10% पे प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद मैंने उसको रेडी किया और लोन रिपे बाद में किया, ठीक है। मेरा सबसे पहला आपका सवाल है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट यू विल पे? टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कितना आएगा प्लीज बताओ। तो सीधी बात है, आपने जिस दिन लोन लिया, जिस दिन लोन रिपे करोगे तब तक का ब्याज देना पड़ेगा। आप उसको थोड़ी बोलेगे सर मैं कैपिटलाइज करूंगा या नहीं करूंगा, इंटरेस्ट दो उसको, फिर आपकी इच्छा है उसको पीएल में डालो या क्या उसको ट्रांसफर करो, राइट। तो यहाँ पे 40 लाख पे आपको 10% देना ही पड़ेगा साल भर का, क्योंकि आपने साल भर लिया है कितना, 4 लाख। नाउ कम्स द क्वेश्चन, कैपिटलाइज कितना होगा, कैपिटलाइज कितना होगा? कहने से आपने जिस दिन लोन लिया उस दिन से स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन, मैं कैपिटलाइज करने का मौका कब दूंगा, कब तक दूंगा? टिल इट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। क्या यहाँ पे रेडी हो चुका था वो? तो 9 मंथ्स का कैपिटलाइज करना दूंगा, लेकिन 9 मंथ्स का भी 40 लाख पे नहीं दूंगा। खर्चा कितना किया? 30, तो फिर 30 पे लो ना, 40 पे थोड़ी दूंगा। तो यहाँ पे कैपिटलाइज कितना होगा प्लीज बताइए। 30 लाख पे 10%, लेकिन कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का, विच कम्स टू 2,25,000 बराबर। तो बाकी का बचा हुआ कहने से ट्रांसफर टू पीएनएल जाएगा कितना? 1,75,000। पॉइंट समझ में आया? सो बेसिकली आपने अगर लोन लिया है तो पूरा उस पर लगाना भी चाहिए। अगर लगाए 30 लाख रुपए तो कैपिटलाइज भी 30 लाख का ही मिलेगा आपको, आपको थोड़ी 40 लाख का मिलेगा। क्लियर पॉइंट है? जिस दिन रेडी हो गया वो सीज हो जाएगा। सीज मतलब क्या? द इंटरेस्ट सीजेस टू बी कैपिटलाइज्ड। यहां से आगे कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप। द इंटरेस्ट सीजेस टू बी कैपिटलाइज्ड। क्लियर? ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। वन 421 took a loan of rupees 40 lakh at the rate 12% per annum. वन 621 को स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, 31 दिसंबर 2021 को कंप्लीटेड। प्लीज बताइए कैपिटलाइज कितने मंथ्स का करेंगे? कितने मंथ्स हो रहे हैं चेक करो अच्छे से। 7 मंथ्स हो रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 7 महीने हो रहे हैं, राइट। कहने से ब्याज तो साल भर भरना पड़ेगा, लेकिन कैपिटलाइज 7 महीने का मिलेगा, राइट। तो सिर्फ ये पीरियड में आपको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा। कहने से उसके पहले उसके बाद वो पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे भी पीएनएल जाएगा और यहाँ पे भी पीएनएल जाएगा। लोन रिपे करने से कोई मतलब नहीं है, कैपिटलाइज उतना ही मौका होगा जब स्टार्ट होगा और जब कंप्लीट होगा, खत्म। आ रहा है समझ में? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट अब दिस इज द पॉइंट जहां पे आप घूम जाओगे, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ही है बच्चों के लिए। ये ट्रिपल स्टार कर देता हूं, सुनना अच्छे से। 1/4/2021 में आई टुक अ लोन of rupees 10 lakh for construction, ठीक है। इमीडिएट स्टार्ट भी कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूं इस डेट पे आपको लगता है पहली तारीख को ही आपको पूरा 10 लाख रुपए लगेगा? कंस्ट्रक्शन लोन लिया, इसका मतलब ये कि 10 लाख रुपए लेबर के हाथ में दे दो, भाई तू बना अपने, नहीं, अपने को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगेगा, राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे मैंने स्पेंड किया
3 लाख रुपीस। 1721 के दिन मैंने स्पेंड किया 4 लाख रुपए और 1122 के दिन मैंने बाकी के 3 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। ठीक है, लास्ट डे तक भी मेरा बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, मेरा बिल्डिंग आज भी इनकम्प्लीट है। अच्छे से सोच के बताओ इंटरेस्ट कितना कितना कैपिटलाइज होगा। मैंने 3 लाख रुपए पहले दिन ही खर्चा कर दिया, फिर 3 महीने बाद मैंने 4 लाख खर्चा किया, फिर 1 तारीख को मतलब 1 जनवरी को मतलब 9 महीने बाद मैंने 3 लाख खर्चा किया। मतलब बेसिकली 10 लाख खर्चा करना था, 10 लाख पूरा किया मैंने। देखो अभी जो मन में आता है, मैं पहले जो बच्चों को माइंड में आता है, जो सबके माइंड में आता है, मैं पहले वो बता देता हूँ कि सर आपने 3 लाख रुपए खर्चा किया, इस पे साल भर का लगेगा, इसको साल भर करो इनटू इंटरेस्ट दिया नहीं मैंने, इंटरेस्ट 10% ले लो। तो आप बोलोगे सर 10% ले लो, इस पे साल भर करो 12/12। जो बाकी का 4 लाख खर्चा किया उस पर भी 10% ले लो, उस पर 9 महीने, क्योंकि आपने 17 को खर्चा किया, और बाकी के 3 लाख पे 10% ले लो, लेकिन आखिरी के 3 महीने किया इंटू 3/12। जो सबसे पहले माइंड में आता है वो यही आता है, और जो गलत है, जो गलत है। अब बात आती है ये लोन आपने किसके लिए लिया, तो कहने से कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। क्या बता के लिया ये कंस्ट्रक्शन के लिए ही हो रहा है? द आंसर इज यस। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बोरोइंग। और स्पेसिफिक बोरोइंग जिस दिन पहला खर्चा स्टार्ट हुआ ना, उस दिन से पूरे साल भर का ब्याज आपको अलाउड रहेगा। मतलब जो कैपिटलाइज होगा जिस दिन फर्स्ट एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब जिस दिन से आपने कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से पूरे अमाउंट का कैपिटलाइज करना है। क्योंकि आपने लोन तो 10 लाख रुपए लिया ना, लोन 10 लाख लिया, तो आपको कैपिटलाइज करने का मौका पूरे 10 लाख पे ही रहेगा। 10 लाख इंटू 10% विल गिव मी 1 लाख। ये पूरा 1 लाख आपको कैपिटलाइज करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 3 लाख रुपए खर्चा किया पहले दिन, बाकी 7 लाख कहां गए? कहने से 7 लाख आपने सेविंग में रखा होगा भाई, जमा जब जैसे से लगेगा। तो ये 7 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया। क्या बैंक थोड़ा बहुत ब्याज देगा आपको? थोड़ा बहुत, तो उससे थोड़ा तो ब्याज मिलेगा ना। लेट्स से बैंक ने आपको सिर्फ 20,000 रुपए दिया, तो वो टेम्पररी इनकम आप माइनस कर देना, माइनस टेम्पररी इनकम। कितना? 20,000। तो बाकी कितना बचा? 80,000। इसको आप कैपिटलाइज करो। इसको आप क्या करोगे? कैपिटलाइज। तो यहां पे जो टेम्पररी इनकम आया था 20,000, वो माइनस करने का मौका भी दे रहा है ना आपको। तो इसलिए वो बोलता है कि आपने बता के लिया था हमको लोन 10 लाख रुपए, राइट, कि आप कंस्ट्रक्शन में लगाओगे। हाँ, पैसा कम लगता, 8 लाख लगता तो मैं 8 लाख पे ब्याज देता, लेकिन पैसा पूरा लगाया आपने 10 लाख रुपए, राइट। तो मैं 10 लाख पे पूरा आपको कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा। अगर आपने वो पैसा साथ में नहीं यूज किया है, धीरे धीरे यूज किया है, तो मैं आपको जितना भी पैसा आपका बच गया था वो आपने सीधी बात है सेव किया होगा, वो सेविंग पे भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा, वो माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद आपको जो आंसर आया था वो 80,000 था। दैट मीन्स कहने से स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट। मेरा खर्चा कब करूंगा, मैं कब कब करूंगा, वो इररिलेवेंट है। जिस दिन आप स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली स्टार्ट करने के पहला खर्चा होना जरूरी है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं मेरा स्पेंड मैं फर्स्ट 5 से करता, 1/5 से, तो मैं कैपिटलाइज भी 1/5 से करता। ये बात तो उतना समझ में आएगा कि ऊपर अपन ने बात किया कि कैपिटलाइज कब से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है, तो आप क्या करोगे? आप अगर इंस्टॉलमेंट में भी स्टार्ट करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने लोन 10 लाख लिया था ना, हम आपको 10 लाख पे पूरा कैपिटलाइज करने का मौका देंगे। ये स्पेसिफिक बोरोइंग की खास बात है, और इस पे ही बच्चे उलझते हैं कि सर हमने तो धीरे धीरे यूज किया, धीरे धीरे ब्याज करना है, कैपिटलाइज करो। सो द आंसर इज नो। क्लियर वर्ड लिखा है यहाँ पे कि अगर आपने स्पेसिफिकली लोन लिया है तो ये पैसा आपने स्पेसिफिकली इस पे लगाना है, ये बात तो कंफर्म है। ऑब्वियसली ये बात तो हम भी समझते हैं, पहले दिन थोड़ी पूरा पैसा लगाते हैं। अगर आप 10 करोड़ लेते हो
तो 10 करोड़ थोड़ी पहले दिन पे लगा दोगे आप तो धीरे धीरे यूज करोगे ना। तो अगर धीरे धीरे यूज करते हो और अगर उससे कुछ सेविंग होता है तो वो माइनस कर देना, तो आपको कैपिटलाइज करने का मौका उतना दिएंगे। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे आपने खर्चा कब कब किया वो बताओ, हाँ ये सवाल वो करेंगे, लेकिन कब? when there is a general borrowing, when there is a general borrowing। जनरल बोरिंग क्या रहता है इस पे अपन इसके बाद बात करेंगे, प्लीज ये बना के रखिए। स्पेसिफिक बोरिंग पे आप खर्चा कब करोगे ये मैटर नहीं करता है। जिस दिन आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट किया वो पूरे अमाउंट पे देगा, ना कि थोड़े थोड़े अमाउंट पे। दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Done everyone? So this is the case of specific borrowing, right? अब what do you mean by the word general borrowing? जनरल बोरिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने लोन लेके रखा है। जैसे अब लोन लेना मतलब हमेशा लोन लेना नहीं होता है। आप जो डिबेंचर इशू करते हो 9% डिबेंचर्स, टर्म लोन, बैंक लोन, ये सब आपके लिए बोरिंग्स ही है, ठीक है। ये सब आपके लिए बोरिंग है और बोरिंग में प्रेफरेंस भी आता है। कब आता है इस पर अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर, टर्म लोन, बैंक लोन, ये सब आपके बोरिंग में आता है, राइट। तो जब आप डिबेंचर इशू कर रहे थे तो आपका कोई पर्पस नहीं था, आपने बोला पैसे पड़े रहेंगे कभी काम आ जाएंगे। टर्म लोन लिया आपने, अगेन कोई पर्पस नहीं था, राइट। और बैंक लोन था, अगेन कोई पर्पस नहीं था। आपने सब लोन लेके रखा है, सब लोन लेके रखा है, लेकिन आपका कोई पर्पस नहीं था कि ये पैसे कहाँ यूटिलाइज करेंगे। एंड देन यू स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर इशू किया 10 लाख के, 20 लाख का लोन लिया, 10 लाख का और लोन था, टोटल लोन कितना लिया हुआ है? 40 लाख। टोटल लोन कितना लिया हुआ है? 40 लाख। और आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया लेट्स से 15 लाख रुपए से। क्या कंस्ट्रक्शन बिकम्स अ क्वालिफाइंग एसेट? यस। तो ये 15 लाख आए कहां से? हम मान लेंगे आपने इसमें से लिया, ये मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, राइट। और क्या इसके अंदर डेट मैटर करेगा? द आंसर इज यस। अब वो सवाल करेगा कितने महीने के लिए यूज किया? 4 महीने, तो 4 महीने का कैपिटलाइज करो। स्पेसिफिक पे था क्या ऐसा सवाल? नहीं, स्पेसिफिक पे कोई सवाल नहीं था। प्लस इस पे कोई टेम्पररी इनकम का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको मैं कैपिटलाइज करने का पूरा मौका दे रहा हूं क्या? नहीं, मैं मौका कितना दूंगा? जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, अगर 3 महीने में कंप्लीट हो गया तो वो 3 महीने का ही कैपिटलाइज करने दूंगा। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन था आपने सिर्फ 3 लाख स्पेंड किया, फिर भी मैं पूरे 10 लाख पे दे रहा हूं, तो मैं आपको टेम्पररी इनकम माइनस करने का मौका दूंगा। लेकिन अगर जनरल बोरिंग रहा, आपने लोन लिया लेकिन बताया नहीं क्यों ले रहे आप, पैसा लिया, उधार लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, तो हम मान लेंगे कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें से यूज किया होगा और इसका रेट लगेगा। अब इसका जो रेट रहेगा, हो सकता है इसका 9% हो, इसका 10% हो, इसका 12% हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा वाला यूज किया आपने? तो इसके लिए एक रेट लगता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरिंग, इन शॉर्ट WACB, ठीक है, WACB। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट लगता है। अब ये वेटेड एवरेज आपने FM में भी सीखा होगा पहले, नहीं तो मैं भी आपको एक बार सिखा दूंगा ये रेट कैसे होता है, राइट। लेकिन इसके अंदर जो AS में करते थे आप, सेम वैसा नहीं है। इसके अंदर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट है इफेक्टिव रेट का। ये इफेक्टिव रेट एक्चुअल में आप इंड AS 109 में सीखोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट का क्या पॉइंट है ये मैं आपको वापस अभी बताऊंगा ऑब्वियसली,
हम इसका वेट नहीं करेंगे कि ये कंप्लीट होगा तब, तो हम अभी कर लेंगे इफेक्टिव रेट, और ये पॉइंट वापस एक्चुअल में यहाँ सीखते हैं। तो वे कैसे करते हैं इफेक्टिव रेट वो आपको बताऊंगा, इफेक्टिव रेट कैसा होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वेटेड एवरेज भी लगेगा, लेकिन साथ में इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, ये बात आपको समझना है। इफेक्टिव रेट क्या रहता है, वेटेड एवरेज कैसे रहता है, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा है कि कब से लेके कब तक अप्लाई करना है। ओके ओके। एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सस्पेंशन? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है जैसे अपन बोलते हैं ना, किसको सस्पेंड कर देना, मतलब वहां पे रोक देना, राइट। लेकिन परमानेंट नहीं निकाला मैंने उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं ये एक मेरा नंबर लाइन है, 1419 को मैंने लोन लिया, टुक अ लोन, और ये एम्प्लाइड है कि मैं कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं, ठीक है, टुक अ लोन, और ये मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 20, ठीक है। यहां पे 17 के दिन स्ट्राइक हो गई, लेबर स्ट्राइक हो गई, और ये 110 तक स्ट्राइक थी, स्ट्राइक पीरियड, यहां पे स्ट्राइक था। स्ट्राइक क्यों थी? ऑब्वियसली वो बोलेंगे पगार बढ़ा के दो, जो भी है, राइट। कहने से ये रोका जा सकता था, अगर मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता तो ये काम रुकता ही नहीं। तो यहाँ पे काम रुका हुआ था, यहाँ पे स्टॉप था काम, बराबर स्टॉप था। तो वो एएस बोलता है आपको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रोक देना पड़ेगा, ये खर्चा माना फिर, मतलब ये वाले पीरियड को आप कैपिटलाइज करो, ये वाले पीरियड को भी आप कैपिटलाइज करो, लेकिन ये वाले पीएनएल को इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल है, क्योंकि ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है। मतलब इसको क्या करोगे आप? सस्पेंड करोगे, इसको आप क्या करोगे? सस्पेंड। अगर आपका काम रुकता है, अगेन रुका है आपकी गलती की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा था, राइट, लेबर ने ध्यान नहीं दिया और वो मशीनरी खराब हो गई, और मशीनरी ठीक करने के लिए 1 महीना लग गया, ठीक करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट, कुछ भी हो सकता है। मशीनरी हमारी गलती की वजह से खराब हुई है और 1 महीना टाइम लग गया, तो 1 महीने का पीरियड वो बोलता है 1 महीने का सस्पेंड कर दो। मतलब क्या? 1 महीने का जो ब्याज भर रहे हो आप उसको पीएल में डाल दो, उसको कैपिटलाइज करने का मौका नहीं दिया जाए, राइट। लेकिन एस आपको साथ में ये भी बोलता है अगर ये नॉर्मल रीजंस की वजह से रुकावट है तो फिर नहीं रोकना। अब नॉर्मल रीजंस क्या रहते हैं? एग्जांपल दे रहा हूं, 1419 को आपने लोन लिया, सेम केस, सेम केस 1719 पे, 11019 पे, ठीक है, जुलाई का टाइम था, जो ये पीरियड में काम था, ये पीरियड में काम रुका हुआ था। काम रुकने का रीजन ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स, हर साल होता है, राइट। एक ऐसी जगह पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जहां पे बारिश बहुत है, और ये 3 पीरियड में इतनी बारिश होती है वहां पे कि वाटर लेवल्स एकदम ऊपर रहता है, और हम वहां पे कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। अब मुझे बताओ, क्या आप ये रोक सकते थे क्या? नहीं, हम रोक ही नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता है। कहने से वो काम रुकना ही पड़ेगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि मेरी गलती की वजह से हो रहा है, ये काम नॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है। तो नॉर्मल रीजन अगर होता है, नॉर्मल रीजन, तो ये बोलता है नहीं, फिर डोंट सस्पेंड, कंटिन्यू करो, आप पूरा पूरा साल भर उसको कैपिटलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट सस्पेंड, डोंट सस्पेंड का मतलब क्या हो रहा है? कंटिन्यू टू कैपिटलाइज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे रीजन रोकने का बहुत जरूरी है। अगर रीजन होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, तो आपको रोकना पड़ेगा, मतलब आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर रीजन होता है नॉर्मल रीजन, जैसे वाटर लेवल ऊपर बढ़ गए, या फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपको समझ में आता है कि पिलर्स बनाने पड़ता है, और पिलर्स में बहुत सारा सीमेंट लगता है, राइट। अब ऐसा हुआ कि वो पिलर इतना बड़ा था, उसमें सीमेंट तो लग गया, लेकिन जिस दिन सीमेंट लगता है उसके बाद उसको डेली पानी देना पड़ता है, राइट। आप कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग जब तक वो हैवी टाइट नहीं हो जाता, राइट, तो मैं सिर्फ रोज एक लेबर को बुला के रखा, उसको सिर्फ पानी दिया कर, 1 महीना काम रोक के रखा। अब क्या ये काम रोकना जरूरी था आगे बिल्डिंग बनाने के लिए? आंसर इज जब तक वो बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मैं ऊपर बना नहीं आऊंगा। तो ये नॉर्मल था। ऐसा था क्या कि मैं गलती से रोक रहा हूं? कुछ नहीं, ये नॉर्मल था, काम रोका हुआ था, क्योंकि उसको मैं बेस को स्ट्रांग कर रहा था। बेस स्ट्रांग होने के लिए मैंने 1 महीना काम रोक के रखा था कि वो सूखे, उसको रोज पानी दें तो वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, सो दैट बिल्डिंग अच्छे से बने, राइट। तो ये जो नॉर्मल रीजंस थे उसको हम सस्पेंड नहीं करेंगे, उसको हम कैपिटलाइज करने का मौका देंगे। इज द पॉइंट क्लियर? यस, चीजें बना के रखिए। एबनॉर्मल एंड नॉर्मल, एबनॉर्मल पे आप सस्पेंड करते हो, लेकिन नॉर्मल पे आप सस्पेंड नहीं करते हो।
तो आपको सस्पेंशन समझ में आया, कब रोकना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, मतलब उतना टाइम पीरियड के लिए हम कब रोक देंगे, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक अपनी बात हो गई पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मतलब आइडियली हम स्पेसिफिक और जनरल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो मैं सेकेंडरी डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और वो आता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, अब ये क्या रहता है, ये क्या चीज है? ये है ना, आपने अपने इंटर लेवल में पढ़ा होगा, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्या रहता है? सबसे पहले तो हुआ ऐसे कि 1 अप्रैल 2021 के दिन, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 के दिन मैंने एक लोन लिया, टुक अ लोन, ठीक है, टुक अ लोन ऑफ US डॉलर्स 40,000, ठीक है, एट द रेट 5% पर एनम। और ये लोन मैं मान के चलता हूं, दिस लोन वाज टेकन फॉर क्वालिफाइंग एसेट। ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया था, मतलब सीधी बात है, लोन लिया है तो पैसों की जरूरत रहेगी, तभी तो मैंने कुछ बनाने के लिए लिया होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज फॉर क्वालिफाइंग एसेट, मैं लिख देता हूं फॉर क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। ये एजम्पशन हमेशा रहेगा कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया, ठीक है। 1421 के दिन आपका रेट था $1 इज इक्वल्स टू रुपीज लेट्स से 60, ठीक है। और ईयर एंड पे 31 मार्च 22 पे $1 का रेट हो गया लेट्स से 65 रुपीज। कितना हो गया? 65। अब अपन बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो इंडिया में बैठे हैं, मतलब अपनी फंक्शनल करेंसी इंडिया रुपीज, इंडियन रुपीज है, राइट। तो मैंने जो लोन लिया वो लोन किस पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्लीज बताइए। मैंने $40,000 लिखना चाहिए कि मेरे बुक्स में? सोचिए बताओ। मैंने डॉलर लिखना चाहिए, मैंने रुपीज लिखना चाहिए? पहले वो बात करेंगे। रुपीज लिखना चाहिए। तो जिस दिन मैंने लिया उस दिन रेट क्या चालू था? 60 रुपीज। तो उस दिन एंट्री क्या की होगी वो बताओ मुझे। उस दिन अपन ने एंट्री क्या की होगी? 1/4 के दिन लोन लेने की एंट्री क्या होती है? तो लोन टेकन, एक नॉर्मल लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बराबर है क्या ये? टू बैंक लोन। और लोन कितना लिया अपन ने? तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने $40,000 का लोन लिया, मैं बोलूंगा मैंने $40,000 इंटू 60 रुपीज का डॉलर लिया, लोन लिया, बराबर। उस दिन एक्सचेंज रेट 60 रुपीज था, मतलब जब मैंने एक्सचेंज करवाया तो मैंने तो ऑब्वियसली उसको रुपीज में कन्वर्ट कराया होगा, तो मुझे 60 रुपए मिला होगा, राइट। कितना आया लोन, प्लीज बताइए? 24 लाख। अब ये 24 लाख जो मैंने लोन लिया, इस पे मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। अब सामने वाला रुपीज में ब्याज लेगा या डॉलर में ब्याज लेगा? डॉलर में। अपन पहली बार इंटरेस्ट कब पे करेंगे उसको प्लीज बताइए? पहली बार कहने से एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर 1, राइट। तो यहां पे जब आप 31 मार्च को 22 को जब आप एक्चुअल इंटरेस्ट पे करोगे, एक्चुअल इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है, तो कहने से आप पे करोगे $40,000 पे 5%, जो कितना आता है $40,000 पे 5%? कितना आ रहा है? 2000। तो $2,000 बोलेगा, लेकिन अब डॉलर मैं कहां से लाऊंगा? मुझे खरीदना पड़ेगा ना। मैं अगर उसको डॉलर में पेमेंट कर रहा हूं तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा सर ये पैसे लो, मुझे डॉलर दो, उसको पेमेंट करना है, राइट। लेकिन अब जब मैं करूंगा तो वो कितने में देगा मुझे? 65 रुपीज में। कितने में देगा? 65, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं 31 मार्च के दिन, राइट, इंटू 65। तो कितना पे किया आपने, प्लीज बताइए? 1,30,000। क्या ये कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाना चाहिए आपको? इंटरेस्ट है ना? क्या यही बोरोइंग कॉस्ट है? क्या ये बोरोइंग कॉस्ट आपके क्वालिफाइंग एसेट के लिए? यस। तो सीधी बात है, ये तो मैं कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है, यहां के बैंक से लोन नहीं दे रहे थे क्या आपको, जो आप यूएस चले गए डॉलर लोन लेने? यहां के बैंक के मना करेंगे कि अपने को नहीं देंगे?
मुझे सिर्फ रीजन चाहिए, व्हाई डिड यू टेक अ लोन फ्रॉम यूएस देन, व्हाई नॉट हियर, इंडिया से क्यों नहीं लिया अपन ने, रीजन चाहिए, इंडिया से क्यों नहीं लिया अपन ने, बाहर से क्यों ले रहे अपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां वो दे रहा था 14% 14% पे, अपने को वहां 5% मिला, समझ में आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, लेकिन तब दिमाग नहीं चलता सर 14%, यहां सिर्फ 5%, और व्हाट अबाउट द एक्सचेंज डिफरेंस। अब एक समझो, अगर रेट बढ़ गया 60 से 65 हो गया, कहने से अब आपको रीपेमेंट 65 से करना पड़ेगा, 60 से नहीं, तो कहने से 5 रुपए बैठे बैठे लॉस हो गया, 5 रुपए $1 पे लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, $40 था, $1 पे 5 रुपए लॉस हुआ आपका, प्लीज बताओ कितना लॉस हुआ, व्हाट इज द एक्सचेंज लॉस, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉस, कितना लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर $40,000 का 5 रुपए लॉस हो गया अपना, 5 रुपए कैसे आया, 65 माइनस 60 विच इज 5 रुपए, राइट, कहने से 2 लाख का तो लॉस हो गया। अब आइडियली लॉस कहां जाना चाहिए, तो लॉस जाना चाहिए पीएनएल में, बराबर है क्या, पीएनएल में जाना चाहिए। तो ये एएस ने बोला रुको रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ा सब्र करो, अपन क्या करेंगे, ये 2 लाख को भी कैपिटलाइज करने का मौका देंगे। तो उसने इसके लिए भी एक रूल बनाया, रूल क्या बनाया, तो उस रूल सोचो, अब थोड़ी देर के लिए सिचुएशन भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ये पूरा सिचुएशन भूल जाओ, ये था ही नहीं सिचुएशन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको कितने पैसों की जरूरत थी जब आपने लोन लिया, कितने से 24 लाख रुपए की, 24 लाख की, राइट। अब अपन क्या चेक करते हैं कि अगर आप उस दिन इंडिया से लोन लेते तो आपको क्या रेट से मिलता, तो इंडिया से अपन डॉलर लेंगे, इंडिया से रुपीस लेंगे अपन, रुपीस, तो कहने से आपको 24 लाख रुपए लगते हैं, क्योंकि आपने अगर $40,000 लिया है, मतलब आपको 24 लाख की जरूरत थी, राइट। तो आपको वो सवाल क्या करता है, इफ द लोन वॉज टेकन इन इंडिया, लोन वॉज टेकन इन इंडिया, the rate was 12%, example, the rate was 12% per annum, प्लीज बताइए, तो आपका अगर इंडिया में रहता तो इंटरेस्ट कितना रहता, इंटरेस्ट वुड हैव बीन, तो कहने से 24 लाख पे आपको 12% पे करना पड़ता, विच इज 288। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर का सिनारियो भूल जाओ, अगर आप इंडिया में ही लोन लेते हैं, इंडिया में ही लोन लेते हैं, तो क्या आपको ये इंटरेस्ट वो कैपिटलाइज करने का मौका देता है, यस और नो, द आंसर इज यस। वो बोलता सर बिल्कुल करो ना, ब्याज लिया है ना, क्वालिफाइंग एसेट है ना, इंटरेस्ट क्वालिफाई होता है, मतलब आप क्या करो, कैपिटलाइज करो। दैट मीन्स वो आज भी ये एएस बोलता है कि आप 288 तक कैपिटलाइज कर सकते हो, मैं आपको इतना मौका आज भी दूंगा, भले ही आपने मुझसे लोन नहीं लिया हो तो क्या हुआ, अगर आप इंडिया में लेते तो 288 आपको ब्याज भरना पड़ता ना, इतना कैपिटलाइज करने देता ना मैं आपको, आज भी मौका दिया आपको 288 का, राइट। तो आपने उसमें से कितना मौका ऑलरेडी ले लिया, ऑलरेडी कितना कैपिटलाइज कर लिया, 130, बराबर है क्या, इसमें से आपने ऑलरेडी कितना कैपिटलाइज किया, 1,30,000, और कितना बच गया, 1,58,000, तो आपके लॉस का 158 में कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा आपको, आपके लॉस का 158 में कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा। अब मुझे बताओ आपका लॉस हुआ कितना था, 2 लाख हुआ था आपका एक्सचेंज लॉस, तो इसमें से आप क्या करो, पूरा पीएल के लॉस में डेबिट मत डालो, आप क्या करो 158 को कैपिटलाइज कर दो, और जो बाकी 42 बचा उसको आप क्या करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो। क्या ही पॉइंट क्लियर है, राइट। तो अभी वापस स्टेप्स लेके आते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पे किया, सबसे पहले क्या किया आपने, इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो लोन लिया है इंटरेस्ट उस पर ही देना पड़ेगा, लोन अपने डॉलर में लिया है तो ब्याज भी डॉलर पे देना पड़ेगा, राइट। तो $40,000 पे अपन ने 5% दिया, मतलब $2,000 देना पड़ेगा, लेकिन $2,000 क्या रेट से दोगे, आज के रेट से दोगे तो 65 रुपीज देना पड़ा, तो लोन तो हो गया। अभी क्योंकि मैंने ब्याज पे किया, ये कैपिटलाइज करने का मौका मिलना चाहिए। सवाल उठता है कि अब लालच में तो आ गए, हम लालच में आ गए कि सर 5% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, और ये एक्सचेंज का लॉस कौन बेयर करेगा, फिर ये भी तो बेयर करना पड़ेगा। अगर आप चुपचाप इंडिया में लेते 24 लाख का लोन तो आपको सिर्फ 12% देना पड़ता, यहां तो आपको 5% देना पड़ रहा है, एक लॉस, दूसरा आपको ये 5 रुपए लॉस भी बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब अगर आप रीपे करोगे तो आपको 65 से देना पड़ेगा, राइट। तो अब यहां पे क्या हुआ, 5 रुपए लॉस हो गया, तो ये 2 लाख रुपए का लॉस हुआ,
लॉस आइडियली मैंने पीएल डेबिट में डाल देना चाहिए, और आपको इंड एएस भी यही बोलता है आपने पीएल में डेबिट में डालना चाहिए, लेकिन फिर उसने रोक दिया आप, उसने बोला थोड़ी देर रुक जा, पीएल मत जा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूं। फिर उसने क्या बोला, अगर मान लेते हैं आप ये लोन इंडिया में लेते वो टाइम पे, तो वो टाइम पे क्या ब्याज चालू था 12%, तभी तो आप लालच में गए थे उधर। वो लालच में ये नहीं दिखा कि एक्सचेंज लॉस भी होगा, राइट, पहले तो लालच में आ गए लेकिन एक्सचेंज लॉस हुआ। तो वो बोलता है कि अगर इंडिया में लोन लेते तो आप 24 लाख का लोन लेते, क्योंकि आपने वहां पे $40,000 लिया था, वो टाइम पे 60 रुपीज रेट था, मतलब आपको 24 लाख की जरूरत थी। 24 लाख पे 12% इंटरेस्ट कितना होता है, 2,88,000, राइट। तो 288 में से आप अभी कितना कैपिटलाइज करो, सिर्फ 130। इंडिया में रहते तो मैं 288 पूरा देता, तो चलो आज भी मौका दिया आपको, 288 करो कैपिटलाइज, राइट। तो 288 में से 130 तो मैं कर चुका हूं, बाकी कितना बचा 158। तो वो बोलता है एक काम करो, जो तुम्हारा लॉस हुआ है ना उसमें 158 कैपिटलाइज करो और बाकी का 42 आप क्या करो, ट्रांसफर करो पीएल में। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। बेटा एएस में जब इंटर लेवल पे क्वेश्चन थे ना, इतने रहते थे। इंड एएस में इसके बाद के लेवल भी है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर। तो पहले नेक्स्ट ईयर पे अपन बाद में जाएंगे, पहले जल्दी से ही कॉपी कर लो, जल्दी से ही कॉपी कर लो। यस बोलो बेटा, बोलो। फाइव परसेंट लिया ना बेटा मैं यहाँ पे, ये 2 लाख का क्या, नहीं बेटा ये इंटरेस्ट नहीं, नहीं ये तो लॉस है ना, एक्सचेंज लॉस, दिस इज नॉट इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हो, हाँ तो लोन रीपे कहाँ किया मैंने, व्हेन डिड आई से कि आई एम रिपेइंग द लोन। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आज अगर मैं रीपे करूं तो क्या मेरा लॉस होगा, तो वो लॉस को भी बोरिंग कॉस्ट माना गया है। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये लॉस क्यों बेयर करके लिया, क्योंकि मैंने बोरो किया। अगर मैं बोरो नहीं करता मेरा लॉस होता क्या, नहीं। तो वो ये लॉस को भी, एक्सचेंज लॉस को भी वो बोरिंग कॉस्ट का नाम दे रहा है, ठीक है। एक्सचेंज लॉस को भी वो क्या दे रहा है, बोरिंग कॉस्ट का नाम दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं, अप टू सडन लिमिट। वो लिमिट क्या है वही सेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो लोन रीपेमेंट की बात नहीं चालू है, एक्सचेंज लॉस की बात चालू है। एक्सचेंज लॉस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। ये लालच में आया था तभी लॉस हुआ, बेसिकली मैं बोरो करने की लालच में आया था तभी ये लॉस हुआ, तो इसलिए उसको बोरिंग कॉस्ट का नाम दिया गया। क्वेश्चन अच्छा था वैसे आपका। यस जी, बिल्कुल उस पर बात करेंगे बेटा अभी 2 मिनट में। यस जी, 31 मार्च को, हाँ। बेटा ये क्या बोलता है अपने को, प्रूडेंस क्या सिखाता है अपने को, एक्सपेक्ट द लॉसेस बट इग्नोर द गेन्स, राइट। तो लॉस हो रहा है तो अभी मानना पड़ेगा बेटा, इन शॉर्ट उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, एक्सचेंज लॉस का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा आपको, पीएनएल में लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं होता तो ये 2 लाख का लॉस पूरा पीएल में जाता, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट था इसलिए एएस ने मौका दिया आपको। इंडिया एस ने बोला कि आप एक काम करो, ऐसा सोचो कि इंडिया में लोन लिया होता, तो इंडिया में मैं आपको 288 का मौका देता, तो आज भी 288 का मौका आपके लिए ओपन है।
288 तक मैं कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा, आपका जितना भी लॉस हुआ होगा। क्लियर है? हो गया सबका लिख के बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके। अब सोचो अगर ऐसा होता कि जस्ट 1/4 के दिन $1 का रेट कितना था बेटा? 60 रुपीज। अगर सॉरी 21 था ना ये, 31 मार्च 22 के दिन अगर $1 का रेट सपोज 58 हो जाता, कम भी तो हो सकता है ना, मतलब मैंने जब लोन लिया तब 60 से मिला, अभी रीपेमेंट 58 से देना पड़ेगा, कहने से यहां गेन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? गेन, राइट? गेन कितना हो रहा है? कहने से $40,000 का $2 कितना हो गया? 80,000, राइट? ये 80,000 को कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप ट्रांसफर टू पीएनएल करो। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? पीएनएल क्रेडिट। ये वाला एएस नहीं बोल रहा है, ये आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो आपका इंडिया एएस है वो बोल रहा है, ठीक है? आइडियली ये आपने एएस में भी पढ़ा होगा इंटर लेवल पे। तो अगर गेन होता है, गेन, तो आप सीधा कहां ट्रांसफर करते हो? पीएनएल क्रेडिट में। लेकिन इस पे एक ट्विस्ट है, इस पे एक ट्विस्ट है। ये वाला तो पॉइंट क्लियर है, मतलब ये जो गेन मैं बोल रहा हूं ये फर्स्ट टाइम गेन है, ये फर्स्ट टाइम गेन है, ठीक है? तो आपने क्या करना चाहिए? सीधा सीधा पीएनएल क्रेडिट में डाल देना चाहिए। लेकिन अब सोचो क्या हुआ, अब बताओ आखिरी बार ये जो लॉस हुआ 65 रुपीज, सबसे पहले इसकी एंट्री क्या हुई होगी वो बताओ, सोचो। देखो जब मैंने बैंक लोन लिया बेटा, अच्छे सोचते हैं अपना, एकदम अच्छे सोचते हैं, पूरा बैलेंस शीट के साथ सोचते हैं। क्या बैंक लोन यहां पे दिख रहा था आपको? यस और नो? लाइब्रेरी में दिख रहा था, राइट? अब मुझे बताओ बैंक लोन आप $40,000 देखा होगे या 24 लाख रुपए देखा होगे? 1421 के दिन कहने से 24 लाख पे दिखाएंगे, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता है क्या? 31 मार्च आते आते 31 मार्च 22 पे अब ये बैंक लोन आपका 26 लाख हो गया। कैसे 26 लाख हो गया? क्योंकि 2 लाख का लॉस हुआ। क्या आपने लोन की वैल्यू बढ़ा दी? यस, आपने क्या कर दिया? ऐड एक्सचेंज लॉस किया आपने, कितना? 2 लाख रुपए। तो आपकी वैल्यू, आपका लोन कितना दिख रहा है अभी बैलेंस शीट में? 26 लाख। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट? अगर आप एंट्री डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आपका लोन आपके लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। आपने लायबिलिटी को बढ़ा दिया, क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ता है, तो आपने बैंक लोन लिखा होगा और आपने यहां लिखा होगा एक्सचेंज लॉस, बराबर है क्या? कितना? 2 लाख। इन शॉर्ट आपने लोन बढ़ा दिया 2 लाख रुपए, राइट? और ये एक्सचेंज लॉस आइडियली आपने पीएनएल में ट्रांसफर करना चाहिए था। आपने क्या कहां ट्रांसफर करना चाहिए था? पीएनएल में। तो आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, बराबर है क्या? ये एक्सचेंज लॉस कितना था? 2 लाख रुपए। लेकिन मैंने आपको बोला नहीं नहीं यार, पीएनएल में क्यों डाल रहे हो, थोड़ा बहुत एसेट को भी चार्ज कर लो, क्योंकि ये पैसा तो आखिर एसेट में लगाया आपने, तो आप क्या करोगे? एसेट को भी चार्ज करोगे। तो ये एसेट को कितना चार्ज करेंगे ये मैंने बताया आपको। अभी कितना किया अपन ने एसेट को चार्ज? 1,58,000 और बाकी का 42 आपने पीएनएल को चार्ज कर लिया। क्या इतना पॉइंट समझ में आया क्या? बेसिकली यहाँ पे जो आपका एसेट था, क्या आपने यहाँ पे एक्सचेंज लॉस इसको कैपिटलाइज किया? यस। कितना? लेकिन 1,58,000। ये लॉस की बात कर रहा हूँ, वो जो 130 इंटरेस्ट पे किया उसको वन छोड़ देंगे। तो ये 158 में बात कर रहा हूँ, राइट? अगले साल क्या हुआ आगे सब्सिक्वेंट ईयर में? तो एज ऑफ नाउ अब मुझे बताओ, अब मेरा लोन कितने में दिख रहा है? कहने से $65 पे दिख रहा है। $65 पे, याद है क्या? मैंने ₹2 ₹5 बढ़ा दिया, राइट? तो मैंने अब 65 पे कर दिया। अब सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ? सब्सिक्वेंट ईयर में 31 मार्च 2023 पे $1 का रेट हो गया 63 रुपीज। जल्दी बताओ ये गेन हुआ या लॉस हुआ?
ये गेन हुआ या लॉस हुआ, जल्दी बताओ। ये गेन हुआ। क्यों गेन हुआ? क्योंकि आखिरी बार जो आपने बोला था लोन 65 पे चल रहा है बोला था, अभी कितने पे चल रहा है? 63 पे। क्या यहाँ पे गेन हुआ? प्लीज बताओ गेन कितना हुआ? गेन कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर गेन हुआ मेरा $40,000 का $2 इंटू ₹2 बराबर है क्या? मतलब कितना कितना गेन हुआ? 80,000। आइडियली आपने बोलना चाहिए सर इसको तो पीएल में डाल दो, प्रॉफिट है, लेकिन क्या ये लॉस पहले मैंने आपको बेयर करने लगाया था? क्या मैंने ऐसे को कैपिटलाइज किया था? यस। तो वो बोलता है अप टू द लॉस विच वॉज प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड एडजस्ट टू एसेट। आप एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट करो। हाँ, 1,58,000 तक मैं आपको वापस माइनस करने दूंगा, मतलब पीएल में जाने नहीं दूंगा, मतलब आप एसेट से माइनस करो। लॉस अगर ऐड किया तो गेन लेस करोगे, राइट? वो क्या बोलता है 80,000 तक मैं आपको पीएल में नहीं जाने दूंगा। अभी मैं आपको बोलूंगा आपने पिछले साल लॉस बुक किया था ना, एसेट को चार्ज किया था ना, चलो एसेट को माइनस करो। आप क्या करोगे? ये 80,000 अगले साल इसको माइनस करोगे। क्या करोगे? 80,000 माइनस करोगे। मतलब मैंने आपको पहले क्या बोला, अगर फर्स्ट टाइम गेन रहा, अपने जैसे रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट था वैसे गेन हुआ तो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। लेकिन अगर गेन अगले साल हुआ तो क्या पिछले साल मैंने लॉस ऐड किया था, तो वो गेन वहां से माइनस करो। तो यहां से अपन क्या करेंगे? 80,000 यहां से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? 80,000 यहां से माइनस करेंगे, मतलब वो पीएल में नहीं जाएगा। अब वो क्या करेंगे? एसेट के कॉस्ट में से माइनस होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ये लॉस अगर ये 61 हो गया, 61 हो गया, तो प्लीज बताओ कितना प्रॉफिट होगा? ₹4। एक काम करो, इसको 59 कर दो। 59। इंडिया एकदम तरक्की कर रहा है, डॉलर का रेट कम होते जा रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, राइट? तो प्लीज बताओ अपना कितना प्रॉफिट हुआ? ₹6। कितना प्रॉफिट हुआ? 2,40,000। तो वो क्या बोलेगा? ये 240 में से जो प्रीवियसली कैपिटलाइज था लॉस उसको माइनस करो। तो 158 क्या करेंगे? एडजस्ट टू एसेट करेंगे, एडजस्ट टू एसेट, और बाकी का जो प्रॉफिट रहेगा, बाकी कितना? 82, उसको पीएल क्रेडिट बता दो। अरे समझ में? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द सब्सिक्वेंट ईयर। गेन का पॉइंट समझ में आया क्या? अच्छा, अगले साल भी लॉस होता तो क्या करते हैं? जो अभी किया ना, फिर से वही करते हैं। अगर इंडिया में लोन लिया होता तो क्या होता, कितना कैपिटलाइज करने के देता, एक्सचेंज लॉस कितना होता, वही जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे। लेकिन अगर अगले साल गेन होता है तो गेन आइडियली जाना चाहिए पीएनएल में, लेकिन वो आपको बोलता है कि अगर आपने पिछले साल एसेट को कैपिटलाइज किया था तो उतना गेन मैं वापस खींचने का चांस भी रखता हूं, राइट? तो अगर मेरा प्रॉफिट हो गया 240 तो 158 वापस निकालने की ताकत में रखता हूं। तुमको दिया था ना कैपिटलाइज करने का मौका, चलो 158 वापस लो, क्योंकि अब तुम्हारा फायदा हो गया। लॉस हुआ था तब तक मैं कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा, अगर तुम्हारा उसके बाद गेन हो रहा है तो तुमको वापस माइनस भी करने लगाऊंगा। इज द पॉइंट क्लियर? दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है? गेन आपने क्या कहां ट्रांसफर करना चाहिए था? पीएल क्रेडिट में, तो बोलता है नहीं ऐसे को कम करो। तो आप क्या करोगे? एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू एसेट, आप एसेट के कॉस्ट को कम करो, लेकिन कितना? पूरा 240 नहीं, अप टू द लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। आपको जितना कैपिटलाइज करने का मौका दिया गया था उतना आपको वापस खींचने का भी ताकत रखता हूं। क्या ये लॉस का पॉइंट समझ में आ सकता है? पक्का? यस। तो ये आपका सब्सिक्वेंट ईयर था। यस। तो प्लीज ये गेन पे लिखेंगे आप। फर्स्ट टाइम गेन पीएनएल क्रेडिट, फर्स्ट टाइम गेन पीएनएल क्रेडिट। यस बोलो। हाँ, प्रूडेंस फॉलो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए इंड एस बनाया गया है। एएस सबसे ऊपर है, प्रूडेंस से भी ऊपर है, ठीक है? तो एएस ने जो बोला वो मानना पड़ेगा। ओके। तो यहां पे फर्स्ट टाइम गेन हुआ तो पीएनएल क्रेडिट होगा, पहले लॉस हुआ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? लॉस हुआ, और उसके बाद सब्सिक्वेंट गेन हुआ। यस। प्लीज बताइए लॉस पे आपने कैपिटलाइज किया था क्या? यस। तो क्या बोलेगा? सब्सिक्वेंट गेन में क्या करेंगे? एडजस्ट टू एसेट अप टू प्रीवियसली अमाउंट कैपिटलाइज्ड।
एंड बैलेंस इफ एनी टू P&L, इफ एनी टू P&L। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अगर अभी गेन हुआ तो आप क्या बोलोगे, पहले पहले अपन ने कैपिटलाइज किया था ना 158, तो 158 तक मैं ताकत रखता हूं उसको वापस नीचे लाने की, और बाकी का आपका गेन P&L क्रेडिट में डाल दूंगा, राइट। दिस इज व्हाट दिस इन एस सेज। क्या ये सब्सिक्वेंट का पॉइंट समझ में आया सबको? सब्सिक्वेंट समझ में आया? यस। अभी अगर आप लोगों ने ये पहली बार पढ़ा था तो ऑब्वियसली ये चीज टफ है, पहली बार पढ़ने से वो एक्सचेंज रेट समझ में नहीं आते, 60 लेना है 65 लेना, क्या लेना, राइट। फर्स्ट टाइम पढ़ने पे ही होता है, लेकिन अगर हम इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इट विल वेरी इजी। और सच्ची बता रहा हूं ये क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन ही है, क्योंकि इस पे वैरायटी नहीं आ सकती है, इस पे इंस्टीट्यूट घुमा नहीं सकता, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, राइट। घुमाने वाला पॉइंट स्पेसिफिक और बोरिंग में, जनरल बोरिंग में रहता है, तो अपन वो भी पार्ट कल देखेंगे। पहले अपन जो नेक्स्ट सेशन में रहेगा, पहले मैं इस पे ही आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, इस पे एक दो क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग कराऊंगा। अब अगर आपने देखा होगा मैं आज कोई सिस्टम से नहीं गया, मैं आपको एक ओवरव्यू देते गया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, राइट। मैंने इंड एएस की कोई बोलते ना स्पेसिफिक लैंग्वेज ये यूज नहीं किया, राइट। नेक्स्ट सेशन में अपन वो नोट्स के साथ जो पॉइंट्स रहता है, जो भी पॉइंट रहता है वो भी डिस्कस करेंगे। मैंने खास करके अभी तक प्रेफरेंस को डिस्कस नहीं किया, वो प्रेफरेंस का भी पॉइंट मैं उसके अंदर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आज के सेशन में कोई क्वेरी तो प्लीज बताइए। एनीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन? यस, नहीं, सब समझ में आ रहा है। तो कैपिटलाइजेशन क्या रहता है ये समझ में आ गया, बोरिंग कॉस्ट का, राइट। तो बोरिंग कॉस्ट में मैंने एक और ऐड किया, इसके अंदर एक्सचेंज लॉस भी आता है, इसके साथ और क्या क्या आ सकता है ये अपन कल और बात करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ स्टॉप करते हैं।